हेलो क्लास, चलिए आपके साथ डिस्कस करेंगे आज मॉनेटरी पॉलिसी का एक और टूल है जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को पढ़ने के लिए आप आइए पेज नंबर 314 पे, आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग्स। बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए क्लास कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है वो उसका मोटिव क्या है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पर्टिकुलर से देखा जाए तो यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आपके इंस्ट्रूमेंट थे, वैसे यह भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही आरबीआई इसका प्रयोग करता है। अब इसको समझ लीजिए कैसे क्या होता है क्लास। सबसे बड़ी बात आपको ये जानना है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है या मार्केट में रिसेशनरी सिचुएशन आती है तो उस केस में आरबीआई किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करता है। एक्सपेंशनरी के लिए सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन इन सबको इंक्रीज कर देता है, सेल करता है, तो मार्केट से मनी की सप्लाई को कम कर देता है। और जब उसे लगता है कि मार्केट में रिसेशनरी है, उसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करना है, तो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए सीआरआर, एसएलआर सब कुछ रेट को डाउन कर देता है। तो उसी तरह से एक और प्रोविजन लाया जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने के लिए विद इन शॉर्ट टर्म में, ओवरनाइट, एक दिन 2 दिन के लिए जब फंड को अवेलेबिलिटी कराता है बैंकों को और पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोलते हैं एडजस्टमेंट। लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने का जो फैसिलिटी है उसे बोलते हैं 1999 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। और इसके पीछे मकसद क्या था आपको बता दिया कि बेसिकली यह भी एक जो है टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। अब इसको डेप्थ में डिवाइड करना है क्लास कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को मेनली हम ये देखना चाहते हैं कि इसके मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट देखें, लेकिन ये मेन पॉइंट से पढ़ने से पहले 2 चीज़ और समझ लीजिए कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है क्लास रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। अब पहले रेपो रेट को समझ लीजिए और रिवर्स रेपो रेट को समझ लीजिए, तो ये चीज़ें आपकी कन्फर्म हो जाएंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और इसके बाद आप ये चीज़ एनालिसिस कर पाएंगे कि ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का टारगेट क्या है, होता क्या है। तो आप सबसे देखो कि इसको हम लिक्विडिटी को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। बेसिकली है कि लिक्विडिटी मेंटेन करना है, ध्यान समझना। तो हमने देखो लिख रखा है कि आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म फंड। आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए जब जो है बैंकों को फंड अवेलेबल कराती है, उसके डिपॉजिट के अगेंस्ट जितना उसका डिपॉजिट होता है उसका कमर्शियल बैंक का, उसके बैंक के अगेंस्ट जो है जब उससे क्या होता है लैंडिंग करती है, उसे बोलते हैं रेपो रेट। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया, अब बताता हूँ क्लास कि रेपो रेट में क्या होता है कि हर बैंक को अपनी एक लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ता है। हर बैंक को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हमने स्टेचुरी लिक्विड रेशो बताया था आपने, तो जैसे आपको बताया था कि जो स्टेचुरी लिक्विड रेशो है एसएलआर को मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या करता है। तो आपको एक चीज़ और पढ़ाए थे, थोड़ा सा ब्रीफ पीछे जाइए कि आरबीआई तो एक नॉर्म बता दिया कि हर बैंक को अपने पूरे डिपॉजिट का इतना सर्टेन % रिजर्व रखना पड़ेगा। लेकिन कई बार उसका रिजर्व घट जाता है या रिजर्व बढ़ जाता है। जब वो रिजर्व उसके पास कम हो जाता है तो क्या करता है, कॉल नाइट सुना होगा, नोटिस मनी पढ़ाया था आपको कि 1 रात के लिए 2 रात के लिए किसी दूसरे बैंक के पास जिसके पास रिजर्व सरप्लस हो गया है उससे बैंक उधार ले लेता है। तो ये कॉल मनी थी, नोटिस मनी थी, बताए थे आपको। तो वो किसी से भी ले सकता है, जितने भी कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं। तो 1 रात के लिए फंड की अवेलेबिलिटी हो जाती है, ओवरनाइट के लिए होती है। उसी तरह से रेपो रेट भी है, लेकिन रेपो रेट में ये कमर्शियल बैंक जितने भी हैं ये आरबीआई से उधार लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है
एडहॉक ट्रेजरी बिल्स लॉन्च करती है, टी बिल्स लॉन्च करती है, तो डेटेड सिक्योरिटी लॉन्च करती है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है, यानी कि आरबीआई सिक्योरिटी सेल करती है, तो उसको खरीदता कौन है? क्यों? क्योंकि वो बैंक परचेज करेंगे जिनके पास लिक्विडिटी शॉर्टेज है, जिनके पास स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो कम है। उनको अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें मेंटेन करने के लिए आरबीआई से उधार लेना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस केस में रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए जो अवेलेबल फंड है उसके अकॉर्डिंग्स आरबीआई जो है बैंकों को फंड अवेलेबल कराती है। इससे दो चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि बैंक, देखो बैंक क्या करेगा, बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा किसके लिए? आरबीआई के पास। तो यानी कि इस केस में बैंक जो है सिक्योरिटी सेल कर, तो बैंक के पास क्या, आरबीआई के पास क्या है, सिक्योरिटीज़ आ रही है, वापस आ रही है। उनके पास जो सिक्योरिटी थी वो सेल कर रहे हैं, और आरबीआई क्या कर रही है, इनको बैंक क्या कर रही है, फंड दे रही है। तो लिक्विडिटी मूव हो रही है। लिक्विडिटी कहाँ जा रही है? बैंकों के पास। और बैंकों से आरबीआई को क्या आ रही है, सिक्योरिटीज़ वापस आ रही है। वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं, और आरबीआई क्या करती है, उनकी सिक्योरिटी को परचेज कर लेती है। तो ये आरबीआई से बैंकों के पास फंड चला जाता है। तो इससे हो क्या रहा है, ये समझ गए आप। तो रेपो रेट में वो होता है जिस रेट पर जो है शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई फंड यानी कि लोन प्रोवाइड करती है, किसको, कमर्शियल बैंकों को। अच्छा, दो चीज़ और समझ लीजिए फिर क्लास। यह एक परचेज एग्रीमेंट होता है, अभी हम दूसरी बात बताते हैं। और इस केस में क्या हो रहा है कि बैंक किससे बारो कर रहा है, आरबीआई से। बैंक किससे बारो कर रहा है, आरबीआई से बारोइंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसे क्या करना है, टू फुलफिल द डिफिशेंसी ऑफ फंड। उसके पास फंड की डिफिशेंसी कम हो गई है, फंड कम हो गया, तो फंड को फुलफिल करने के लिए वो आरबीआई से परचेज कर रहा है। और ये ऑलवेज रेट जो है हाई रेट पे परचेज करता है, ठीक है। आरबीआई ने कि हाई रेट पे लोन देता है, और यह एक परचेज एग्रीमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि रेपो रेट वो रेपो रेट है, वह परचेज एग्रीमेंट है जो कि एक हाई रेट पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे अपने बैंक अपने जो है बैंक को डिफिशेंसी को फंड को फुलफिल करने के लिए होता है। इस केस में आरबीआई से बैंक को बारो करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक से आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई से लिक्विडिटी जो है बैंक को मूव करती है। इतना समझ लेना। और रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट अपोजिट है। देखिए रिवर्स में क्या होता है कि बैंकों के पास जब फंड एक्सेस हो जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एसएलआर 23% है, 23% के मान लो उसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो 23% उसके इसके बाद फंड भी उसके पास और बढ़ गया। फंड कैसे बढ़ गया बोलोगे सर? क्योंकि कोई लोन लेने नहीं आया या कोई विड्रॉल करने नहीं आया, तो फंड उसके पास है, और उसे पता है कि मेरे पास फंड सफिशेंट है, 15 दिन के लिए, 4 दिन के, 10 दिन के लिए मेरे पास फंड सफिशेंट है। तो उस एक्सेस फंड को जितना उसको नॉर्म्स रखना है, उसके बाद जो बचे पैसों को क्या करेगा, वो किसी को उधार देगा। कोई नहीं मिला तो उसने क्या किया, आरबीआई को उधार दे दिया। तो हम बोलेंगे कि एक्सेस फंड शॉर्ट टर्म के लिए फंड है, किसको, आरबीआई से। किसके पास जाएगा, बैंकों से आरबीआई के पास जाएगा। तो हम बोलेंगे इस केस में बैंक जो है आरबीआई को, यानी कि बैंक से आरबीआई के पास लिक्विडिटी मूव होगी, ओके। और क्या करेगा, और जो आरबीआई से जी सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास आया, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो कहाँ पर आ गई, मूव करेगी बैंक के पास, और बैंक से मूव करेगा लिक्विडिटी को आरबीआई के पास। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, इस केस में मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि आरबीआई के पास से, अब इस केस में बैंक जो है आरबीआई किससे पैसा ले रहा है, बैंकों से पैसा ले रहा है। अच्छा, क्यों? इसका भी रीजन है। इसका रीजन है इसमें था कि टू फुलफिल द बैंक डिफिशेंसी ऑफ फंड, लेकिन इस केस में टू इंश्योर द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि आरबीआई को क्या करना है, मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। अब लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए जब इसके पास एक्सेस फंड हो जाएगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ना दे तो उसके लिए क्या करेगा, वो
सिक्योरिटीज़ क्या करेगा, वो परचेज कर लेगा, यानी कि बैंकों से उधार ले लेगा पैसा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसके पास फंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे देता है। क्यों देता है? क्योंकि परचेज एग्रीमेंट है कि ठीक है जब चाहूँ मैं इसको परचेज कर लूँगा, तो क्या करेगा, वो परचेज कर लेगा शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा है रेट कंपेरेटिवली द हाई, इसमें रेट हाई होता है, इसका रेट कम होता है। अच्छा, रीपरचेज एग्रीमेंट भी यहाँ पर होता है। तो देखिए अब पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए क्लास, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। इस केस में आरबीआई से बैंकों को जाता है, यहाँ पर बैंक से आरबीआई को जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटीज़ इधर आरबीआई के पास से बैंकों के पास मूव होती है, यहाँ पर बैंक से सिक्योरिटी आरबीआई के पास मूव होती है। इतना समझ लीजिए, आरबीआई से बैंक के पास आता है, यहाँ पर बैंक से आरबीआई के पास आता है। यहाँ पर फंड की जो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, यहाँ पर फंड बढ़ जाता है। ठीक है, ये हाई रेट होता है, ये कंपेटिवली लो रेट होता है। ये परचेज एग्रीमेंट है, ये लो परचेज एग्रीमेंट है। अब बोलेंगे सर ये पढ़ते क्यों हमने, ये इसका यूज़ कहाँ पर है? तो यूज ये है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या करेगा, वो कम करने के लिए खरीद लेगा, और जब मार्केट में सप्लाई कम हो जाती, ज़्यादा हो जाती है, तो मार्केट सप्लाई कम करने के लिए ये करेगा। तो यानी बेसिकली रेपो रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, और जो रीपरचेज है या रेपो रेट है वो मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। इनडायरेक्टली दोनों के साथ, दोनों का क्या है, किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा। तो मेरा अब सेंस ये आता है कि मेन पॉइंट्स क्या है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है कि मिनिमम बिडिंग जो है 5 करोड़ रुपए तक ही हो सकती है, एक नॉर्म्स है। दूसरा है ऑल क्लाइंट्स आर आरबीआई आर एलिजिबल फॉर बिड। ऑल क्लाइंट्स में जितने भी ऑल क्लाइंट्स हैं, जैसे जितने प्राइमरी डीलर्स हैं, जितने कमर्शियल बैंक हैं, जितने नॉन शेड्यूल बैंक हैं, जितने फॉरेन बैंक हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव्स बैंक हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, ये सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑलवेज रेपो रेट क्या होती है, देखा जाए तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, ऑलवेज रेपो रेट के बराबर होती है। अच्छा, बेस पॉइंट क्या होता है, ये बड़ा आपको समझने वाली बात है। बेस पॉइंट होता है कि जैसे मान के चलो रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट 6% है, तो अगर ये 6 है तो ये 5.75 होगा, यानी कि अगर 25 पैसे की पॉइंट बेस पे है, और 100 पॉइंट का बेस मतलब कि हमेशा 1% का डिफरेंस रहेगा, यानी कि 6 है, अगर ये 6 है तो रिवर्स रेपो रेट 5 होगा। अगर ये 6.25 है, 6.50 है, तो ये 6.25 होगा। तो पॉइंट बेस के लेता है कि मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये था कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में दो चीज़ें आगे क्लास आपको बताना है, एक बताना है रेपो रेट, दूसरा बताना है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बताने से पहले आपको मेन पॉइंट बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली करना क्या है, करना यह है कि मार्केट में स्टेबलाइजेशन करना है, इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करना है, और साथ के साथ बैंकों की लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। तो ये रेपो रेट बैंकों की लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, और ये जो रिजर्व रेपो रेट है पूरी इकोनॉमी के मनी सप्लाई को मेंटेन करता है। तो आरबीआई का जो मोटिव है वो ये है कि मनी की स्टेबिलिटी, सप्लाई कांस्टेंट रहे, इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी सिचुएशन ना आने पाए, एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है। तो आरबीआई के ने इस टूल अडॉप्ट किया कि ठीक है। अच्छा, अब इसका मेन पर्पस क्या है, तो हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी तो पढ़ ही रहे हैं। हम यहाँ पर मॉनेटरी, देखो फिजिकल पॉलिसी थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है तो उसी टाइम फिजिकल पॉलिसी भी उसी तरह से अडॉप्ट होनी चाहिए, अदरवाइज ये फेल हो जाती है। इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे कभी भी। अब कहना चाहते हैं कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है, रिजर्व और रेपो रेट को यूज़ करने का क्या पर्पस है। तो पहला क्लास, मीट द शॉर्टफॉल इन द कैश पोजीशन। क्यों, इससे क्या होगा कि जितने भी शॉर्टफॉल है कमर्शियल बैंकों की, वो अपना अचीवमेंट कर सकते हैं थ्रू इसके। दूसरा है, इंक्रीज रिफंड ऑफ द फंड इज हेल्ड।
मार्केट में कितना फंड इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आरबीआई को लगता है कि मार्केट में फंड को इंक्रीज करना है तो क्या करेगा, रेपो रेट, ठीक है, मार्केट में क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी को परचेज करेगा, तो बैंकों के पास पैसा जाएगा, लिक्विडिटी मेंटेन होगी, मार्केट मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो इस केस में क्या होता है कि मार्केट मनी सप्लाई बढ़ जाती है, क्या मनी सप्लाई घट जाती है। जब ये चेंज करेगा तो बढ़ जाएगी, रेट की बात करता है। दूसरा क्लास होता है कि बारोइंग सिक्योरिटी टू मीट क्यों बारोइंग सिक्योरिटी टू मीट रेगुलेटरी एसएलआर रिक्वायरमेंट। क्यों ये सिक्योरिटीज़ क्यों आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू क्या करता है, वो सिक्योरिटीज़ को बारो ही करता है। तो आरबीआई भी बारो करता है और बैंक भी बारो करते हैं, ठीक है। आरबीआई कब बारो करता है, आरबीआई तब बारो करता है सिक्योरिटीज़ को जब उसे लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम है, और जब लगता है कि वो सिक्योरिटी को परचेज तब करता है जब लगता है कि मार्केट में पैसा कम है, पैसा डालने के लिए होता है, ठीक है। ये नहीं कि इंक्रीज डिक्रीज करता है, ठीक है। अगला क्लास, बाय द आरबीआई एडजस्ट द लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। क्यों, बेसिकली हम कहते हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी है इसके थ्रू क्या करना चाहता है, वो फाइनेंशियल सिस्टम को अंडर को एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट में वो लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मुझे आपको बताना है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यह भी एक टूल की तरह है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, और फुलफिल होने के लिए उसके पास 2 टूल्स हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में समझ गया, रिवर्स रेपो रेट समझ गए, इसका टारगेट समझ गए, तो इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि इसका यूज़ किस लिए होता है, तो यूज इसलिए होता है जो इसका यूजेज हैं वही क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना, आपके बुक पेज नंबर 314 पे है, और 315 एंड 316 तक जाएंगे आप। तो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और इसका इंटरलिंक कैसे होता है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के साथ इसका कैसे कनेक्शन करना है, और ये स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के साथ किस तरह से हम इसको एनालिसिस करते हैं, ये आपके पॉइंट को समझना है क्लास। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ूंगा हम आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के डिफरेंस क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।